जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता क्षरण और तटीय जोखिमों के दौर में मैंग्रोव एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच देते हैं। अब ऐसे में नष्ट होते मैंग्रोव वनों का पुनर्स्थापन न केवल पारिस्थितिक पुनरुत्थान का प्रतीक है, बल्कि सतत विकास की दिशा में ठोस कदम भी है। अब यह कदम उठाया है तमिलनाडु के मुथुपेट क्षेत्र में, जहां पर 2000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर मैंग्रोव बहाली का कार्य इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशीलता है और स्थानीय सहभागिता है, वो दोनों मिलकर स्थायित्व और आजीविका दोनों सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। मैंग्रोव की दिशा में तमिलनाडु ने जो प्रयास किया है, उस प्रयास के विषय में ही आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये तमिलनाडु के विकास में, तमिलनाडु की क्षेत्रीय सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। इसके अलावा कैसे अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की, मैंग्रोव कैसे बना मुथुपेट की पहचान, इसी शीर्षक के अंतर्गत। सबसे पहले बात अगर खबर की करें तो खबर यही है कि तमिलनाडु का, जैसा कि चर्चा में आपको शुरुआत में ही बताया गया कि जो मुथुपेट वहां का एक क्षेत्र है, एक विशेष क्षेत्र है जो तटीय क्षेत्र है, वहीं पर जो मैंग्रोव है, उन मैंग्रोव को 2022 से 2025 की अवधि में लगभग 2057 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है, वहां पर इनको रिस्टोरेशन इनका किया गया। यानी कि जो मैंग्रोव किसी न किसी तरह से नष्ट हो रहे थे, तो उनको कुछ नए मैंग्रोव वहां पर वन लगाए गए। इसके अलावा कुछ ऐसे थे जिनको की सुरक्षा की जरूरत थी, उनको संरक्षित किया गया। तो इस लिहाज से कुल जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि 2057 हेक्टेयर, यानी कि एक बड़ा एरिया है जहां पर मैंग्रोव को फिर से रिस्टोर किया गया, रिस्टोरेशन उनका हुआ, यानी कि पुनः उनको जीवित किया गया। अब ये जिले, ये क्षेत्र कौन से हैं? तो तिरुवरूर और साथ ही साथ तंजावुर, ये दो डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर जो तिरुवरूर वन प्रभाग है, इसने इसका नेतृत्व किया और ये राज्य जो है, तमिलनाडु राज्य है, अब तक का वहां का सबसे बड़ा मैंग्रोव पुनर्स्थापन अभियान भी है, उसके तौर पर इसको देखा जा रहा है। साथ ही साथ वृक्षारोपण के लिए लगभग 1.2 मिलियन से अधिक पौधे और प्रोपेग्यूल यहां पर लगाए गए। प्रोपेग्यूल दरअसल आपको बता दें कि जो मैंग्रोव होते हैं, उनके जो बीज होते हैं, उसको प्रोपेग्यूल कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, जब इसका नाम आगे आएगा प्रोपेग्यूल, तो आप समझ जाइएगा कि मैंग्रोव के बीजों की बात हो रही है। अब मैंग्रोव का महत्व क्यों है, क्यों इस विषय में इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, विशेष तौर पर तटीय राज्यों के संदर्भ में अगर बात करें तो देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है कि जो तटीय राज्य होते हैं, वहां पर जो समुद्रों के किनारे से आने वाली जो हवाएं होती हैं, उसके माध्यम से जो लहरें होती हैं समुद्र की, विशेष तौर पर जब समुद्री तूफान आते हैं, तो उनकी लहरों से जो प्राकृतिक नुकसान होता है, उससे एक सुरक्षा कवच के तौर पर ये काम करते हैं, उससे इनकी रक्षा करते हैं। तो जो लहरों की ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को ये माना जाता है कि 5 से लेकर 35% तक ये कम कर देते हैं। इसके अलावा जो बाढ़ आती है उन क्षेत्रों में, तो उन बाढ़ की जो गहराई भी है, उसको भी बहुत ज्यादा गहराई नहीं उसकी बढ़ने देते हैं। 15 से 20% तक उसकी गहराई को कंट्रोल करते हैं। ये मैंग्रोव वनों की जो जड़ें होती हैं वो कंट्रोल करती हैं, कहीं कहीं 70% तक कंट्रोल करती हैं। साथ ही साथ जैव विविधता के लिहाज से भी, बायोडायवर्सिटी के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो ये मैंग्रोव वन बहुत ज्यादा समृद्ध माने जाते हैं। अगर इसी क्षेत्र की केवल बात करें तो यहाँ पर 5700 से अधिक प्रजातियां हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जलीय जीव होते हैं, उनके पोषण के लिहाज से भी मैंग्रोव जो वन है वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो कई इसके अहमियत है। अब देखिए, सबसे बड़ी अहमियत यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक और है, वो है कार्बन पृथक्करण। यानी कि जो कार्बन, जो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन की मात्रा है, उस कार्बन की मात्रा को अगर हम देखें तो कंट्रोल करने में भी इसका योगदान है। प्रति हेक्टेयर औसतन 394 टन कार्बन संग्रहित करने के लिए भी मैंग्रोव की अहमियत है। तो हम कह सकते हैं कि जो CO2 का एमिशन बढ़ रहा है, उसको अगर अवशोषित करने की क्षमता इसके अंतर्गत है, तो पर्यावरण के एक तरह से हम इसके प्रहरी के तौर पर भी इसको देख रहे हैं। इसके अवायवीय और खारी सैलाइन मिट्टी अपघटन को यह धीमा करता है। अब आप जानते हैं कि मैंग्रोव होता क्या? मैंग्रोव विशेष प्रकार के एक पौधे होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, तो ये खारे पानी में पाए जाते हैं, सैलाइन वाटर में पाए जाते हैं, और दलदली जमीन में भी ये समुद्र और नदी के संगम पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि जो खारे मिट्टी होती है, उसके अपघटन की जो प्रवृत्ति होती है, उसको भी कंट्रोल करता है। इस तरह से भी इंपॉर्टेंस है। तटीय संरक्षण की बात हमने की है, लहरों की ऊर्जा को 5 से 35% तक कम करता है, बाढ़ की गहराई को 15 से 20%, कहीं कहीं 70% तक कम कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि जब आपदा कोई भी आती है, तो आपदा से होने वाला जो जोखिम होता है, उस जोखिम का न्यूनीकरण करता है, मतलब उसको बहुत कम जोखिम की तरफ ले जाता है। यानी जो कि नुकसान ज्यादा होने वाला होता है, उस नुकसान को कम करने के लिए ये मतलब उसमें काफी योगदान देता है। अब देखिए, 2020 में अगर बात करें तो चक्रवात एक आया था, निवार,
उस समय मुथुपेट यानी इसी क्षेत्र की जहां की बात हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर मैंग्रोव संरक्षण का इतना बड़ा प्रयास हुआ है, मुथुपेट में ही मैंग्रोव की वजह से ही वहां के जो आसपास के गांव थे उनको सुरक्षा मिली थी। और उसी के बाद लोगों को ये लगा कि नहीं, इनकी वजह से अगर हमें सुरक्षा मिली है तो इनके संरक्षण की और ज्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जैव विविधता के हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट के तौर पर इनको जाना ही जाता है। 21 जैविक संघों की कुल 5700 प्लस प्रजातियां यहाँ पर हैं इस क्षेत्र में। उन प्रजातियों में चाहे आप बंगाल के टाइगर को देख लें, मोहाना मगरमच्छ देख लें, भारतीय अजगर देख लें, आप 260 पक्षियों से 260 प्लस पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो बायोडायवर्सिटी के लिहाज से भी ये काफी रिच होते हैं। खाद्य सुरक्षा और आजीविका की भी बात की जाए, यानी फूड सिक्योरिटी के लिहाज से भी है, आप देखें लाइवलीहुड के लिए, तो प्रति वर्ष 800 बिलियन जो जलीय जीव होते हैं उनका पोषण ये करते हैं। तो आप जानते हैं कि उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। और पूरे विश्व में जो मत्स्य उद्योग है, यानी मछलियों का जो बेस है, उसके आधार के तौर पर ये मैंग्रोव वन काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मछलियां भी बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। और तटीय समुदायों को यहाँ से शहद हो गया, फल हो गया, लकड़ी हो गया, पत्तियां हो गई तमाम, तो वो सारी चीजें भी ये प्रदान करते हैं। तो इस तरह से भी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें मुथु, जो जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये चीज हुआ, मुथुपेट का जो क्षेत्र है वो कहां पर है उसको आप देख लीजिए। तो देखिए तमिलनाडु का ये मैप है और वहां पर ये उसकी स्थिति है तटीय क्षेत्र में। यहीं पर वो दो नदियों का यहाँ पर संगम है, कोरैयार और पमनियार, ये दो नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? कोरैयार और पमनियार। इन नदियों के संगम पर ही यहाँ पर इसकी स्थिति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं पर ये चीज दिखाई गई है। और ये कितने में फैला है? तो 12,020 हेक्टेयर में मुथुपेट जो वेटलैंड है ये फैला हुआ है। और तमिलनाडु का सबसे बड़ा इंटरकनेक्टेड वेटलैंड सिस्टम भी ये है। यहाँ पर कौन कौन से मैंग्रोव पाए जाते हैं? तो यहाँ पर बेसिकली जो सबसे ज्यादा पाया जाता है मैंग्रोव, लगभग 95% पाया जाता है, वो है ग्रे या सफेद मैंग्रोव, जिसको कि एविसेनिया मरीना कहते हैं। तो एविसेनिया मरीना सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद आप देखें दूसरे नंबर पर है आपका काले मैंग्रोव, जिनको कि एजिसरस कार्नुकुलेटम कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर है लाल मैंग्रोव, जिसको कि राइजोफोरा म्यूक्रोनाटा कहा जाता है। तो ये विशेष तौर पर आपको मैंग्रोव की ये वो प्रजातियां हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें कि एविसेनिया मरीना सबसे ज्यादा है। सफेद मैंग्रोव जिसको कहते हैं 95% यहाँ पर पाई जाती है। अब पुनर्स्थापन का जो प्रयास है, यानी रिस्टोरेशन का प्रयास जो है वो कैसे हुआ, वो कैसे सफल रहा, उस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1350 हेक्टेयर जो भूमि है वहां पर क्या किया गया? नए मैंग्रोव लगाए गए। यानी कि जिस तरह से नया वृक्षारोपण किया जाता है, तो यहाँ पर पहले क्या किया गया? यहाँ पर नए जो मैंग्रोव है उनको लगाया गया। कितने एरिया में? तो 1350 हेक्टेयर में। यानी कि सिंपल तौर पर हम बात करें कि जो मैंग्रोव के जो पौधे हैं उनको फिर से लगाना, और ये पूरी तरह से एक नए प्लांटेशन की तरह, न्यू प्लांटेशन की तरह ही था, जिससे कि जो नए मैंग्रोव के जो वन है वो बहाल हुए, रिस्टोर हुए। दूसरा है कि 707 हेक्टेयर में क्या किया गया? इस भूमि पर गाद हटाने और नहर मरम्मत का काम किया गया, जिससे कि जो ऐसे मैंग्रोव थे जो क्षतिग्रस्त हो गए थे, जहां पर गाद जमा हो गई थी, मिट्टी जमा हो गई थी, कीचड़ जमा हो गया था, जिससे कि पानी का बहाव नहीं हो रहा था। तो जब पानी का बहाव नहीं होगा तो ये मैंग्रोव प्रभावित होंगे, उनका विकास नहीं होगा, वो रिस्टोर नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि इनका जो बीज होता है, वो बीज जिसको प्रोपेग्यूल कहते हैं, वो प्रोपेग्यूल बह के जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगा नहीं, तो उसका विस्तार नहीं होगा। अलग अलग जगहों पर अनुकूल परिस्थितियों पर ही वो जाकर उगता है। तो उनका जब प्रवाह बाधित हो जाता है, नदियों का जो बहाव है, वो कीचड़ अगर कहीं पर हो गया, गाद जमा हो गया, तो वो नदी में बहाव नहीं होगा, उस जगह पर बहाव नहीं होगा, उस तंत्र में बहाव नहीं होगा। तो ऐसी दशा में क्या होगा? तो गाद हटाने का काम किया गया, नहर के मरम्मत का काम किया गया, जिससे कि डिजिल्टिंग किया गया, यानी कि गाद हटाया गया और नहर मरम्मत किया गया, कैनाल को रिपेयर किया गया। तो उससे क्या हुआ कि जो प्रवाह है वो फिर से प्रवाहित होने लगा। तो इसका जो प्रोपेग्यूल है, जो बीज है, वो एक जगह से प्रवाहित होकर दूसरी जगह जाने लगा, और जहां भी अनुकूल वातावरण वो पाएगा, पानी के सहारे वो दूर तक जाएगा, और अनुकूल वातावरण पाते ही वो क्या होगा? उग जाएगा। तो ये दोनों ही काम किए गए, मतलब नए भी जो है मैंग्रोव लगाए गए, और साथ साथ जहां पर उनकी ऐसी कंडीशन थी कि पानी का प्रवाह प्रभावित हो रहा है, उसको ठीक किया गया। इसके अलावा फिश बोन डिजाइन। फिश बोन डिजाइन का मतलब, आपने कभी अगर मछली देखा होगा, तो मछली में जो उसकी मेन रीढ़ की एक हड्डी होती है, और उसके सहारे छोटी छोटी अन्य हड्डियां कुछ इस तरह से लगी होती हैं, ये होती है फिश बोन डिजाइन। अब देखिए, इसी फिश बोन डिजाइन के तौर पर जो मुख्य नहर होगी, मुख्य नहर ये मान लीजिए आपकी हो गई, और इसके सहारे पतली पतली अन्य नहरों को निकाला गया, जिससे कि जहां पर मैंग्रोव पाए जाते हैं, तो हर क्षेत्र तक, मान लीजिए इस एरिया में मैंग्रोव है, तो कुछ इस तरह से इसका डिवीजन किया गया,
ताकि हर जगह पानी का बहाव होता रहे फिश बोन डिजाइन की सहायता से। और बॉक्स डिजाइन, कुछ इसी प्रकार की बॉक्स डिजाइन है, यानी कि अगर इस क्षेत्र में है तो इस तरह से बॉक्सेस बना दिए गए तो हर जगह पानी का बहाव पहुंचता रहेगा। इससे क्या होगा कि पानी के बहाव में गतिशीलता रहेगी, और जब गतिशीलता रहेगी तो इसके जो बीज होंगे, प्रोपेग्यूल होंगे, वो हर एरिया में फैलेंगे, जिससे कि फिशबोन डिजाइन और बॉक्स डिजाइन ने ये योगदान दिया जिससे कि उनका ग्रोथ बेटर हो सका, रिस्टोर बेहतर तरीके से हो सका। इसके अलावा 380 किलोमीटर से अधिक नहर नेटवर्क को तैयार किया गया, यानी कि जो नहर प्रणाली है उसमें बीजों का फैलाव स्वाभाविक रूप से बेहतर हो सके, इसलिए नहरों को भी ज्यादा से ज्यादा विस्तारित किया गया, जिन नहरों की डिजाइन फिशबोन और बॉक्स डिजाइन पर आधारित थी। तो 380 किलोमीटर से ज्यादा नहरों का भी विस्तार यहां पर किया गया। ये जो परिणाम आपको देखने को मिले हैं। इसके अलावा सैटेलाइट मैपिंग और ग्राउंड ट्रूथिंग। अब ये क्या होता है, तो सैटेलाइट मैपिंग आप जानते ही हैं कि सैटेलाइट के किसी भी क्षेत्र को जानने के लिए, कोई किसी भूमि को अगर मान लीजिए बंजर दिखाया गया है तो सैटेलाइट के माध्यम से पता चला कि वो भूमि बंजर है, लेकिन ये भूमि बंजर है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो उस जगह पर आप जाएंगे, टीम जाएगी, वहां पर जाके स्थिति की जांच करेगी, फिर जो रिपोर्ट आएगी उसमें देखेगी कि सैटेलाइट के माध्यम से जो सूचना मिली है और वास्तव में क्या वो भूमि वहां पर ग्राउंड पर जाने पर बंजर है कि नहीं है। इसको कहते हैं कि वहां पर अगर पूरी तरह से बंजर नहीं, कुछ वनस्पति बची है, तो ग्राउंड रिपोर्ट और सैटेलाइट मैपिंग दोनों के आधार पर जो रिपोर्ट है उसका एग्जैक्ट क्या चीज लोकेशन वहां पर जाने पे पता चलेगा कि क्या एग्जैक्ट पोजीशन है। उस पोजीशन को ही हम कहते हैं ग्राउंड ट्रूथिंग, यानी कि सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से जो सूचना है और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर जो सूचना है, उसके बाद हमको वहां की जो एक्चुअल कंडीशन पता चलेगी, उससे हमें यह पता चलता है हमारा समय बर्बाद नहीं होगा और संसाधन भी बर्बाद नहीं होगा, और ये पता चलेगा कि वास्तव में हमको किस जगह का चुनाव करना है जहां पर हमको इस तरह के मैंग्रोव को रिस्टोर करने की वहां कंडीशन है कि नहीं है। अब देखिए ये वो डिजाइन है जिसकी बात आपसे की जा रही थी, मछली की जो बोन होती है उसकी तरह की ये डिजाइन, जहां पर मेन है उसके चारों तरफ इस तरह से ऐसे कुछ संरचना बनाई गई है, और ये आयताकार स्टाइल में इसको डेवलप किया गया है ताकि समुद्र का जो पानी है वो अगर यहाँ से कनेक्ट हो रहा है तो वो हर जगह फैल जाए, इस क्षेत्र से भी इस क्षेत्र से भी, ताकि प्रवाह बना रहे, और मैंग्रोव के बीज जब फैलेंगे तो यहाँ पर मैंग्रोव जो होंगे वो पुनर्जीवित हो जाएंगे। अब देखिए इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या होगा, क्या इससे लाभ होगा। तो देखिए सामाजिक आर्थिक अगर प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला प्रभाव तो यही होगा कि जब मैंग्रोव की ग्रोथ होगी, सोशली अगर आप देखें तो यहाँ पर रोजगार का भी, इंप्लॉयमेंट का भी जनरेशन हुआ है। आर्थिक प्रभाव की अगर बात कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो 86,000 मानव दिवस, यानी कि एक आदमी एक दिन में जितना काम करता है उसी हिसाब से एक मानव दिवस होता है, तो इसी तरह से 86,000 कुल मानव दिवस यहाँ पर काम उपलब्ध हुए। तो इसका मतलब एक तो रोजगार यहाँ पर लोगों को मिला, इन सारी चीजों को, इस सिस्टम को रन कराने में रोजगार का सृजन हुआ, तो कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन होगा तो आर्थिक रूप से भी लोग सशक्त होंगे, और मैंग्रोव के बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां भी समृद्ध होती हैं। आर्थिक गतिविधियां समृद्ध होंगी तो जाहिर तौर पर उस क्षेत्र को आर्थिक लाभ होगा, और आर्थिक लाभ होगा तो सामाजिक रूप से भी वो लोग सशक्त होंगे। तो आर्थिक और सामाजिक कारक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर 2022-23 में देखिए 31,000 और 2023-24 में 32,397 जो है वो रोजगार जो एक कह सकते हैं कि मानव दिवस, तो कुल मिला के ये 31,000 2022-23 में और 2023-24 में 32,397 जो है वो मैन डेज यानी मानव दिवस जो है रोजगार का सृजन हुआ। तो ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा स्थानीय समुदाय की उसमें भूमिका रही, क्योंकि जिस क्षेत्र में यह कार्य किया गया है, अगर मुथुपेट की बात हो रही तो मुथुपेट जिस रीजन में वहां पर स्थित है तो वहां के जो जिले हैं वहां के लोग इससे प्रभावित हुए। कैसे प्रभावित हुए, तो स्थानीय समुदाय की भी भूमिका इसमें रही। स्थानीय समुदाय के लोगों के माध्यम से ही ग्राम मैंग्रोव परिषदें बनाई गई, यानी कि विलेज मैंग्रोव काउंसिल्स बनाई गई, जिसमें कि गांव के लोगों की सहभागिता थी। 6 गांव जैसे वीरन कोइल और थोंडिया काडू, इसको भी शामिल किया गया। इस तरह से गांवों का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें रखा गया। क्यों? क्योंकि गांवों के जो लोग होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस को भी इसमें लिया गया, उनके अनुभवों को भी लिया गया। जैसे यहाँ पर जब इस तरह से नहरें बनाई जा रही थी तो पहले जिस तरह की डिजाइन थी उस डिजाइन में गांव के लोगों के अनुभव को शामिल किया गया, क्योंकि स्थानीय एक मछुआरे ने ही बताया कि अगर जब कोई विशेष क्षेत्र था वहां पर जब नहर बनाई जा रही थी तो उन्होंने बताया कि पूर्व की दिशा में अगर नहर बनाई जाएगी तो समुद्र से आने वाले जो टाइड्स होते हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं, वो ज्यादा गहराई तक पहुंचेंगी। इस तरह से वन विभाग ने जो लोकल लोगों का अनुभव है उसको जब लिया तो देखा कि नहर की दिशा बदली गई जो पहले बनाई जाती थी उसकी तुलना में, और देखा गया नतीजा ये हुआ कि जो जल प्रवाह था बेहतर हुआ, और जल प्रवाह बेहतर हुआ तो उसके बीज फैले और इसका रिजल्ट पॉजिटिव हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लोकल लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है उससे काफी लाभ हुआ।
साथ ही साथ 16 मछली पकड़ने वाले गांवों के 10,000 से अधिक लोगों को भी इसमें कनेक्ट किया गया, क्योंकि उन लोगों को यहाँ की चीजों का अनुभव ज्यादा था और उनके अनुभवों का लाभ भी इस प्रोजेक्ट में मिला है। अब इनका क्या होता था, तो ये लोग क्या करते थे, रिस्टोरेशन में मदद करते थे, बीज इकट्ठा करने में मदद करते थे, पौधों की निगरानी अगर करना हो तो उसमें इनकी सहायता ली जाती थी, नहर की देखभाल और साथ साथ इनके पारंपरिक ज्ञान का उपयोग। तो ये सारा काम इनके लोकल लोगों के सपोर्ट से होता था। तो सामाजिक और आर्थिक दोनों ही तरह से देखें तो इस क्षेत्र में इसका लाभ रहा है। अब सवाल उठता है आगे की राह क्या हो सकती है। तो देखिए आगे की राह यही हो सकती है कि अगर ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु में इतने लार्ज स्केल पर अगर इसने उपलब्धि अपनी हासिल की है, मैंग्रोव की दिशा में मुथुपेट क्षेत्र ने जो एक आदर्श स्थापित किया है, इसको अन्य राज्य भी एक रोल मॉडल के तौर पर देख सकते हैं और इसको अन्य राज्यों में भी इसके आधार पर विशेष तौर पर हम काम कर सकते हैं, इन्हीं मॉडलों को अपनाया जा सकता है। और विशेष तौर पर अगर आप देखें तो खराब मैंग्रोव जितने भी क्षेत्र हैं उनकी पहचान हम मैपिंग और ग्राउंड रिपोर्टिंग दोनों आधार पर हम कर सकते हैं और साथ ही साथ वैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता हमको है, जैसा कि यहाँ पर किया गया, उसके अपेक्षित परिणाम मिले। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 700 हेक्टेयर भूमि अभी संभावित रोपण क्षेत्र है, यानी कि अभी यहाँ पर और रोपण किया जाएगा मैंग्रोव का, और 800 हेक्टेयर भूमि को रिस्टोरेशन अर्थात पुनर्स्थापन के लिए चिन्हित भी कर लिया गया है। तो अभी भविष्य में इसके और बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। तो ये एक रोल मॉडल के तौर पर देखते हुए अन्य जो मैंग्रोव वाले हमारे राज्य हैं वहां भी इसको अपनाया जा सकता है। अब तमिलनाडु के अलावा मैंग्रोव और कहां होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि भारत में मैंग्रोव कहां अन्य जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर इसका इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसको एक मॉडल के तौर पर अगर हम अपनाते हैं तो मैंग्रोव क्षेत्रों में जो रिस्टोरेशन है, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन है, उसको बल मिलेगा। और साथ साथ यह भी हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण के लिए जो ये संवेदनशील है, फिलहाल इनकी जो स्थिति है उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ ये प्राकृतिक सुरक्षा का जो कवच है इसको बचा के हम अपने तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित करने के साथ साथ बायोडायवर्सिटी को भी संरक्षित करने में अहम योगदान दे सकते हैं और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से एक नई पहल है, दृष्टि एसएससी, जहां पर आपको मिलेगा इसके अंतर्गत लाइव क्लास, पीवाईक्यू एग्जाम और नोटिफिकेशन जैसी स्ट्रेटेजिक वीडियो भी आपको यहां पर मिलेंगी। और साथ साथ आप दृष्टि एसएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए विस्तार से आपको अगर जानकारी चाहिए तो 8750187501 वो नंबर है और इस हमारी नई पहल से आप जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए है और इस अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर है। कमेंट बॉक्स में आपका हम सही उत्तर ही मानकर चलते हैं कि आप जरूर सही उत्तर देंगे। मैंग्रोव औसतन प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा में कार्बन संग्रहित करते हैं? विकल्प आपके सामने है, 150, 294, 394 या 494 टन। तो हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इसका सही और सटीक जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।